नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। पॉलिटी की रिवीजन का ये हमारा 13वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जून महीने के पॉलिटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को आवश्यक एक्शंस लेने के लिए कहे ताकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हमारी रैंकिंग को इंप्रूव किया जा सके। अब इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि आप डिसाइड कीजिए, एक्सपर्ट्स का एक पैनल गठित किया जा सकता है रिकमेंडेशंस देने के लिए किस इशू पर, कैसे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम हमारी रैंकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आखिरकार है क्या? देखो, कौन सा देश कितना रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है, किसी भी देश में जो कानून है उनको प्रैक्टिकली कितना फॉलो किया जाता है, इस आधार पर रैंकिंग दी जाती है विभिन्न देशों को इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है? ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन से पैरामीटर्स के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग दी जाती है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में? 8 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला है कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर, दूसरा एब्सेंस ऑफ करप्शन, तीसरा ओपन गवर्नमेंट, चौथा फंडामेंटल राइट्स, पांचवा ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, छठा रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सातवां सिविल जस्टिस, आठवां क्रिमिनल जस्टिस। अगर हम बात करें 2020 में टॉप स्थान किसको प्राप्त हुआ है? आंसर है डेनमार्क। दूसरा नंबर नॉर्वे का, तीसरा नंबर फिनलैंड का। इंडिया की पोजीशन की बात करें, इंडिया को रैंक मिली है 69th। खास बात देखो ये है, कभी भी इंडिया इस इंडेक्स में टॉप 50 में जगह नहीं बना पाया है। देखना ये होगा अब सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद क्या फैसला लेती है, कौन से कदम हम उठाते हैं इस इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जस्टिस जी रोहिणी कमीशन के बारे में है। यह कमीशन देखो पुराना है, अभी इस कमीशन के रिपोर्ट करने की जो डेडलाइन थी उसे एक्सटेंड किया गया है। किससे संबंधित है ये कमीशन? देखो, काफ़ी बार आपने भी सुना होगा ओबीसी में अभी काफ़ी सारी कास्ट आती हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, और कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ ज़्यादा मिला है, और ओबीसी के अंदर ही कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये कमीशन गठित किया गया था इस उद्देश्य के साथ, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में जो 5000 कास्ट आती हैं उनका सब कैटेगराइजेशन किया जाए ताकि पता लग सके कि कौन सी कास्ट ऐसी हैं जिनको ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ ज़्यादा मिला है और कौन सी ऐसी हैं जिनको नहीं मिल पाया है। तो बाद में सरकार की कोशिश ये होगी ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर भी कुछ ओबीसी की कास्ट जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन ओबीसी कोटे से ही। ये मतलब रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, समझ गए? वैसे ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है ऑलमोस्ट, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कास्ट को इसी कोटे में से रिजर्वेशन देने की सरकार की कोशिश होगी। वैसे देखो, हमारे संविधान का आर्टिकल 340 जो है वो ये मेंशन करता है किसी प्रकार के कमीशन को अपॉइंट किया जा सकता है बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये कमीशन जो है वो सभी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा जो उनको रेफ़र किए गए हैं और रिपोर्ट सौंपेगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद दोनों हाउसेस को भेजेंगे और उसमें बताएंगे भी कि रिपोर्ट के आने के बाद क्या एक्शन लिया गया है। यहाँ पर देखो, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द एक्शन टेकन देयरऑन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये कमीशन प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, प्रेसिडेंट बाद में इस रिपोर्ट को भेजेंगे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को, और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे कि कमीशन से रिपोर्ट मिलने के बाद हमने क्या एक्शन लिया है। प्रेसिडेंट तो आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, मतलब सरकार के कहने पे काम करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एक स्टडी पब्लिश हुई है
जिसमें ये कहा गया है, ये जो योजना लॉन्च की गई थी ना 2014 में, ये अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाई है। मतलब जिस सोच के साथ इस स्कीम को चलाया गया था वो सोच सफल नहीं साबित हो सकी है, वो एम नहीं अचीव हो पाए हैं। ये देखो विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसको लॉन्च किया गया था 2014 में जयप्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। था क्या इस स्कीम में था ये कि हर एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2019 से पहले 3 गांव को अडॉप्ट करेगा और ये इंश्योर करेगा उन गांव में सोशो इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। उसी प्रकार से 2024 तक टोटल 8 जो विलेजेस हैं वो एक एमपीज के द्वारा अडॉप्ट किए जाएंगे और ये इंश्योर किया जाएगा उन 8 के 8 विलेजेस में सोशो इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों और वो विलेजेस आसपास के विलेजेस के लिए एक मॉडल का काम करें। एक क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी देखो ये जरूर पूछ सकती है कि क्या इस स्कीम का मकसद सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है? नहीं, इस स्कीम का मकसद ये था कि एमपी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इंश्योर करेंगे उस गांव में जिसको उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट मतलब सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, हर तरह की डेवलपमेंट। एमपीज विलेज डेवलपमेंट प्लान बनवाएंगे और ज़रूरी जो रिसोर्सेज हैं उनको भी मोबिलाइज करेंगे। कंपनी से बात करेंगे कि भैया आप अपने CSR का जो पैसा है वो हमारे गांव में लगा सकते हो। अगर फिर भी कुछ पैसों की कमी रह जाती है तो एमपीज अपने एमपीलाइड फंड का इस्तेमाल करेंगे। इस स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन किसके पास है? ग्राम पंचायत के पास। ग्राम पंचायत बेसिक यूनिट है डेवलपमेंट की इस स्कीम में। लोकसभा का जो एमपी है वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कोई भी विलेज को चुन सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। हाँ, इतना जरूर है कि वो अपना खुद का विलेज नहीं चुन सकते या फिर अपने इन-लॉज का गांव भी नहीं चुन सकते, ये एक्सेप्शन है। और राज्यसभा का एमपी जिस स्टेट से वो इलेक्ट हुए हैं उस स्टेट का कोई भी गांव का चुनाव कर सकते हैं। और एक्सेप्शन ये तो है ही, खुद का गांव और इन-लॉज का गांव। उसके बाद जो नॉमिनेटेड एमपी हैं वो पूरे देश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी गांव का चुनाव कर सकते हैं रूरल एरियाज में। अब गांव है तो गांव तो रूरल एरियाज में ही होगा ना। आर्टिकल आईपीसी सेक्शन 309 से संबंधित है। क्या है आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 309? ये देखो सुसाइड से संबंधित है। इसमें लिखा हुआ है कोई भी पर्सन अगर आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। जिस पर्सन ने आत्महत्या करने की कोशिश की है उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। देखो कई बार अदालत में मामला पहुंचा है कि इस सेक्शन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो पर्सन आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है मतलब वो मेंटली बीमार है, अदरवाइज़ वो ऐसा करने की कोशिश नहीं करता। तो जो पर्सन मेंटली बीमार है, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, उसे इलाज की आवश्यकता है, ना कि जेल की। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन उठाया जाता था। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था 1990s में। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में ज्ञान कौर केस में अपनी जजमेंट देते हुए कहा था कि ये जो सेक्शन है सही है। मतलब आईपीसी सेक्शन 309 को अपहेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पिटिशनर ने ये कहा था ये सेक्शन राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई नहीं आता है। वैसे देखो आईपीसी का ये सेक्शन जो है सेक्शन 309 ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ऐड किया गया था। उस समय अपने आप को मारना स्टेट के अगेंस्ट क्राइम माना जाता था, धर्म के भी खिलाफ इसे माना जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल 24 देश पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार का लॉ एग्जिस्ट करता है। वैसे देखो सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित एक केस आया था कुछ समय पहले। आपने एक जैन प्रैक्टिस के बारे में सुना होगा, संथारा, जिसे सल्ले खाना के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जैन प्रैक्टिस है और जो इसे प्रीच करता है वो खाना पीना बंद कर देता है और
वॉलंटरी डेथ की तरफ आगे बढ़ता है। मतलब कोई पर्सन खाएगा पिएगा नहीं, फास्ट करेगा तो धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर अग्रसर होगा। इसी प्रैक्टिस को कहा जाता है संथारा या फिर सल्ले खाना। राजस्थान की हाईकोर्ट ने इस प्रैक्टिस को सुसाइड बताया था। उन्होंने कहा था ये तो देखो सीधा सीधा सुसाइड है और जो भी पर्सन ऐसा करता है उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 309 के तहत केस दर्ज होना चाहिए। और अगर कोई पर्सन किसी को बोलता है कि भाई तुम ये कर लो ये प्रैक्टिस, तो उसके खिलाफ भी अबेटमेंट टू सुसाइड यानी सुसाइड करने के लिए एंकरेजमेंट की धारा दर्ज होनी चाहिए, जो कि है आईपीसी सेक्शन 306। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया और कहा ये जो प्रैक्टिस है ये आईपीसी सेक्शन 309 के तहत नहीं आती है, ये सुसाइड नहीं है। चलो ये सब तो देखो हमने पुरानी बातें डिस्कस की। 2017 में क्या हुआ? 2017 में एक एक्ट आया जिसका नाम है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इस एक्ट ने सेक्शन 309 आईपीसी के स्कोप को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। अब कोई पर्सन अगर सुसाइड करने की कोशिश करता है तो रेयरली या फिर बहुत एक्सेप्शनली उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। अदरवाइज मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड किए जाने का प्रोविज़न है उन पर्सन्स को जो सुसाइड करने का प्रयास करते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। समझ गए? तो मतलब स्कोप जो है अब आईपीसी सेक्शन 309 का बहुत ज़्यादा कम हो गया है इस एक्ट के कारण, जिसका नाम है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सीक्रेट बैलेट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा है बैलेट की सीक्रेसी जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सीक्रेट बैलेट, जिसे ऑस्ट्रेलियन बैलेट के नाम से भी जाना जाता है, ये देखो एक ऐसा मेथड है जिसमें वोटर वोट जब देता है तो वोट उसका सीक्रेट रहता है, पता नहीं लगता किसको वोटर के द्वारा वोट दिया गया है। बैलेट की सीक्रेसी इसलिए इंश्योर की जाती है ताकि इलेक्शन के बाद या फिर रेफरेंडम के बाद वोटर को डराया धमकाया ना जा सके, नुकसान ना पहुंचाया जा सके, सिर्फ इसलिए कि उसने पर्टिकुलर पर्सन को वोट दिया या फिर पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया या फिर पर्टिकुलर फैसले के पक्ष में वोट दिया या फिर खिलाफ वोट दिया, अगर रेफरेंडम की बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा बैलेट्स की सीक्रेसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। जस्टिस खन्ना, जिनके द्वारा ये जजमेंट लिखी गई, उन्होंने इस जजमेंट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 94 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है ये वोटर के पास विशेषाधिकार है, वो अपनी चॉइस को कॉन्फिडेंशियल रख सकता है। मतलब वोटर ने जिसको भी वोट दिया है पूरा अधिकार है वोटर को कि वो अपनी चॉइस कॉन्फिडेंशियल रखे, किसी को भी वोटर की चॉइस ना पता लग पाए। वैसे देखो यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है? टोटलाइजर मशीन्स। देखो अभी होता क्या है, कुछ बूथ्स पर लिमिटेड वोट्स होते हैं, 100 वोट्स 200 वोट्स, और पूरे बूथ का रिजल्ट एक तरफा आ जाता है काफ़ी बार। जैसे बूथ है, बूथ नंबर 56 गांव का या फिर शहर का या फिर किसी पर्टिकुलर जगह का, तो जब रिजल्ट आता है और दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है तो वो देखता है कि इस बूथ के लोगों ने मेरे खिलाफ वोट दिया था, तो उस बूथ के लोगों से बदला लेने की कोशिश की जाती है विनिंग कैंडिडेट के द्वारा कई सारे तरीकों से। जैसे पानी की सप्लाई बंद कर दी, बिजली बार बार काट दी। तो टोटलाइजर मशीन क्या करेगी, कई सारे बूथ के रिजल्ट को कंबाइन करेगी। बूथ नंबर 55 का रिजल्ट, 56 का रिजल्ट, 57 का रिजल्ट, 58 का रिजल्ट, सबके रिजल्ट्स कंबाइन हो जाएंगे। पता ही नहीं लगेगा कि किस बूथ से किसको कितने वोट मिलेंगे, क्योंकि कई सारे बूथ्स का जो रिजल्ट है वो कंबाइन आएगा। तो पर्टिकुलर बूथ के लोगों की जो हरासमेंट है वो नहीं होगी। ये काम है टोटलाइजर काम। अभी आया नहीं है, बात चलती है कि टोटलाइजर मशीन्स का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।